हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पेनुली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। हम क्लास 11th केमिस्ट्री कर रहे हैं और आज हम बच्चों आपका चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 3 पिछले भाग में कंप्लीट किया था। आई होप सभी को समझ में आया होगा, है ना। तो चैप्टर 4 क्या है? केमिकल बॉन्डिंग, है ना, कि जब बॉन्ड बनते हैं तो उनके बीच में बॉन्डिंग होती है, किस किस तरह की बॉन्डिंग होती है, उसी से रिलेटेड हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अच्छे से समझने को। ठीक, तो आज हमारे पास चैप्टर 4 है केमिकल बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर। ठीक है ना। चैप्टर 4 इसी के बारे में हमें पढ़ना है कि होता क्या है। ठीक है ना। केमिकल बॉन्डिंग क्या नाम है इसका? केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए चैप्टर का नाम है। ठीक, तो जो केमिकल बॉन्ड है, ठीक है ना, केमिकल बॉन्ड अलग अलग तरीके के केमिकल बॉन्ड्स होते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा 10th में, आयनिक बॉन्ड के बारे में सुना होगा, ठीक है ना। कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में सुना है आपने। कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना। मेटालिक बॉन्ड होते हैं। तो ये सारे के सारे बच्चों कैसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना। केमिकल बॉन्ड भी आपके दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। केमिकल बॉन्ड भी दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और एक वीक बॉन्ड। ठीक, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके एक तो आयनिक बॉन्ड आपने पढ़ा है, ठीक है, 10 में पढ़ा आयनिक बॉन्ड के बारे में। कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में आपने सुना है 10th में, आपने कार्बन एंड कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड सुना होगा, ठीक है ना। एक तरीके का बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक बॉन्ड होता है आपका मेटालिक बॉन्ड, ठीक है ना, जो मेटल्स के बीच में बनता है मेटालिक बॉन्ड। तो ये आते हैं बच्चों स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की कैटेगरी में, ये काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। फिर वीक बॉन्ड में दो कैटेगरी है हमारे पास, एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड और एक वंडरवॉल, ठीक है ना, एक वंडरवॉल। ठीक, तो वंडरवॉल बॉन्ड बोलते हैं इसको, वंडरवॉल बॉन्ड बोलने की जगह क्या बोला जाता है? वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेनली इसको कहा जाता है, ठीक है ना। तो देखा गया कि हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडरवॉल बॉन्ड वीक बॉन्ड होते हैं एज कंपेयर टू आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट और मेटालिक बॉन्ड के कंपेयर में, ठीक है ना। अच्छा, और वीक बॉन्ड में भी अगर हम बात करें हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडरवॉल बॉन्ड की, तो जो वंडरवॉल बॉन्ड है ये वीक है ना, किससे? हाइड्रोजन बॉन्ड से भी। तो वंडरवॉल बॉन्ड इज द वीकेस्ट बॉन्ड, है ना। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, तो बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आज आयनिक बॉन्ड के बारे में। आयनिक बॉन्ड, ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं आयनिक बॉन्ड के बारे में कि आयनिक बॉन्ड होता क्या है, ठीक है ना। अच्छा, ये तो सभी को पता है कि आयनिक बॉन्ड होता क्या है, सभी ने पढ़ा है कि आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? आयनिक बॉन्ड बनता है जब कोई मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना। ये आपने पढ़ा है कि कोई मेटल है, मेटल ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन लूज किया, ठीक है ना। मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, ठीक, और नॉन मेटल ने क्या किया? नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, है ना। तो जब मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो इनके बीच में क्या होता है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। अब मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो मेटल के ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। मेटल
क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो मेटल के ऊपर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। जो लूज करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है ना, पॉजिटिव चार्ज। और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो उनके ऊपर कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज। और आपको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव अनलाइक चार्जेस है, और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इनके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कैसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कैसी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है ना, इनके बीच में क्या एग्जिस्ट करती है भाई, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या करते हैं, दोनों आपस में अट्रैक्ट होते हैं। और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर जुड़ी है तो उसको क्या कहते हैं, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करती है, अपोजिटिवली चार्ज आयंस को क्या करती है, होल्ड करके रखती है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपोजिटिवली चार्ज आयन को क्या करती है बच्चों, होल्ड करके रखती है। ठीक है ना, जैसे कि हमने कहा NaCl, ठीक है ना, NaCl हमने कहा, Na कैसे बना होगा आपको पता है, Na क्या होता है 2,8,1। इसने क्या किया, Na ने क्या किया, Na ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, Na प्लस में कन्वर्ट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, Na प्लस में चले गए 2,8। इसी तरीके से Cl था 2,8,7, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और एक इसमें चले गया, आपका Cl नेगेटिव में चले गया, Cl नेगेटिव में चले गया 2,8,8। ठीक है ना, Cl नेगेटिव में चले गया। तो Na ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और क्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। ठीक है ना, तो हुआ क्या, Na के ऊपर प्लस चार्ज है, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो किस तरीके से बॉन्ड बनेगा, Na प्लस और Cl ने क्या करा, Cl है आपके पास, Cl को आपको पता है कि जो Cl होता है उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और एक इलेक्ट्रॉन जो Na ने क्या किया था, लूज किया था, वो Cl ने एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके 8 हो गए और इस वजह से उसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो Na प्लस और Cl नेगेटिव के बीच में जो बॉन्ड बना वो क्या है, आपका आयनिक बॉन्ड है। तो कैसे बॉन्ड बनता है ये, ऐसे Na और इनके Na प्लस और इनके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इनके बीच में क्या होती है, इस तरीके से क्या होती है बच्चों, ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इनके बीच में क्या होती है, इनके बीच में इस तरीके से क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इनके बीच में। Na प्लस और Cl नेगेटिव के बीच में, Na प्लस और Cl नेगेटिव के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है ना, ये आपकी क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और ये एग्जिस्ट करती है ना। हम दिखाते हैं बॉन्ड को इस तरीके से दिखाते हैं ना, Na और Cl के बीच में बॉन्ड, एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है। ऐसे जो डैश है ना, आयनिक बॉन्ड ऐसा नहीं होता, आयनिक बॉन्ड बच्चों ऐसा नहीं होता, मतलब ये ऐसा डैश, ये जो डैश है ये नहीं होता बॉन्ड में, बल्कि इसकी जगह क्या होती है, बीच में ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो ये है क्या, आपके बीच में Na प्लस और Cl नेगेटिव के बीच में क्या है बच्चों, बॉन्ड है। एक नोट करने वाली बात क्या है कि जो आयनिक बॉन्ड है नॉन डायरेक्शनल होते हैं नेचर में, आयनिक बॉन्ड आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, आयनिक बॉन्ड is non-directional, is non-directional, ionic bond is non-directional in nature, नेचर में आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होते हैं। नॉन डायरेक्शनल का क्या मतलब है, नॉन डायरेक्शनल का ये मतलब है कि जरूरी नहीं कि Na प्लस और Cl नेगेटिव ऐसे हो, ऐसे भी हो सकता है Na प्लस Cl नेगेटिव, ऐसे भी हो सकता है Na प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है ना, ऐसे भी हो सकता है Na प्लस Cl नेगेटिव, किसी भी तरीके से होता है। आप देखते कोई डायरेक्शन नहीं है, अगर बोला जाए कि कोई डायरेक्शन है तो नहीं,
मतलब बॉन्ड की कोई डायरेक्शन ही नहीं, किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं। आयनिक बॉन्ड कैसे होते हैं? नॉन डायरेक्शनल होते हैं नेचर में। किस तरीके से होते हैं आयनिक बॉन्ड? नॉन डायरेक्शनल होते हैं नेचर में, ठीक है ना। चलिए, अब बनता कैसे बॉन्ड? आपने समझा कि बॉन्ड बना, आपने इस तरीके से देखा कि भाई इस तरीके से क्या हुआ, बॉन्ड बना, है ना। इस तरीके से बॉन्ड, इस तरीके से बॉन्ड फॉर्म हुआ। तो कौन कौन से फैक्टर है जिसपे कि बॉन्ड, मतलब इस तरीके से जब बॉन्ड बनता है तो क्या क्या वहां पे एनर्जीज निकलती है? जब बॉन्ड बनता है तो क्या क्या एनर्जीज निकलती है, उसके बारे में देखते हैं ना। सबसे पहले हुआ क्या, बात करते हैं सबसे पहले हम आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी ये आपने चैप्टर 3 में पढ़ी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, है ना। आयनाइजेशन एंथैल्पी आपने चैप्टर 3 में आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। होगा क्या आयनाइजेशन एंथैल्पी पे कि सोडियम है, जैसे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा कि जैसे कि हम NaCl का एग्जांपल ले लेते हैं। Na क्या है बच्चों? मेटल है, गैसियस स्टेट में, है ना। हमने बात की थी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक एनर्जी निकालना। आइसोलेटेड गैसियस एटम से क्या करना बच्चों? एनर्जी चाहिए हमको, क्या चाहिए? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस एटम। Na हमारे पास क्या है? 2,8,1 आइसोलेटेड गैसेस एटम है, इससे हमें एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, उस एनर्जी को हम आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो गया? निकल गया, ठीक। तो 2,8, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया। पहले तो रहा आयनाइजेशन एंथैल्पी। जब बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड बनते हुए क्या क्या चीजें होती है? आयनिक बॉन्ड जब बनता है तो क्या क्या होता है? सबसे पहला भाई सोडियम है ना, कोई मेटल है, मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो लूज करने के लिए कोई एनर्जी तो देनी पड़ेगी उसको, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। तो यहाँ पे एनर्जी क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है ना। इस प्रोसेस पे मतलब इलेक्ट्रॉन निकल के आपको एनर्जी दे रहे हो, क्या कर रहे हो आप? दे रहे हो, आप एनर्जी दे रहे हो, तो एनर्जी क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है ना। तो हम बोलते हैं इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज एब्जॉर्ब, एनर्जी इज एब्जॉर्ब। इस प्रोसेस में क्या हुआ बच्चों? एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। एनर्जी का एब्जॉर्ब, आपने एनर्जी दी ना, तब तो इलेक्ट्रॉन आपने निकाला, तो एनर्जी क्या हुई है? एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है ना। चलो दूसरी बात, दूसरा क्या होता है? दूसरा मतलब बॉन्ड बना किससे? मेटल ने जब इलेक्ट्रॉन लूज करा, तो मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया आयनाइजेशन एंथैल्पी की मदद से, ठीक है ना। अब होगा क्या, जो नॉन मेटल वो भी तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा। तो क्या होती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, पढ़ा है आपने, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में आपने पढ़ा। होगा क्या, जैसे कि Cl नेगेटिव है, Cl क्या है? नेगेटिव। 2,8 सॉरी Cl है आपके पास 2,8,7 ये Cl है। इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन गेन करा और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया 2,8,7, ठीक है ना। अच्छा, तो ये भी गैसेस है भाई। आइसोलेटेड गैसेस एटम में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी? आपको बताया था कि जब बॉन्ड बनता, कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन ऐड होता है किसी एटम के अंदर, तो एनर्जी रिलीज होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने पे जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है किसी भी गैसेस एटम से, उसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, और यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है। यहाँ पे एनर्जी क्या होती है? इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज, इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज्ड। एनर्जी क्या होती है बच्चों? रिलीज होती है। तो एनर्जी यहाँ पे क्या हुई है? रिलीज हुई है। एनर्जी यहाँ पर रिलीज हुई है, तो रिलीज होके आपका क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, तो 2,8 बन गया। आप एक इलेक्ट्रॉन उसके बाद आ गया, Cl नेगेटिव आ गया गैस स्टेट में। बॉन्ड बनाने के लिए हमको Na+ चाहिए था, मतलब मेटल जब इलेक्ट्रॉन लूज करता वो चाहिए था, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता वो चाहिए था। वो दोनों चीजें हमारे पास आ गई। अब जब बॉन्ड बनेगा तो तीसरी टाइप की एनर्जी बॉन्ड बनने पे यूज होती है, थर्ड, जिसको कहते हैं लैटिस एनर्जी। क्या कहते हैं? लैटिस एनर्जी।
ठीक है ना। इसके बाद में आप समझिए लैटिस एनर्जी, ठीक है ना, लैटिस एनर्जी। अब लैटिस एनर्जी होती क्या है कि बॉन्ड बना, Na+ था, Na+ गैसेस फॉर्म में था, ठीक है ना, Na+ गैस, क्योंकि बॉन्ड मेटालिक बॉन्ड बनना है Na+ गैसेस में और Cl नेगेटिव गैसेस में। जब क्या होता है कंबाइन होते हैं तो ये क्या बना देंगे बच्चों, NaCl बना देंगे, NaCl बना देंगे सॉलिड स्टेट में, ठीक है ना, NaCl बना देंगे सॉलिड स्टेट में। तो लैटिस एनर्जी है क्या, लैटिस एनर्जी क्या है कि एक मोल बॉन्ड बनाने पे जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो, रिलीज हो, एक मोल बॉन्ड बनाने पे अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय किसका, गैसेस कैटायन और एनायन से। ये कैटायन है ना, प्लस वाला क्या होता है, कैटायन होता है, और नेगेटिव वाला क्या होता है, एनायन होता है, नेगेटिव वाला क्या होता है, एनायन होता है। तो लैटिस एनर्जी क्या है, लैटिस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि बॉन्ड बन रहा है ना, आपको बताया था जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो एनर्जी रिलीज होगी, और बॉन्ड को तोड़ना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ ionic compound is formed from 1 mole of ionic compound is formed, 1 मोल ionic compound बन रहा from gaseous cation and anion, ठीक है ना। The amount of energy released when 1 mole of ionic compound is formed from gases cation and anion, गैसेस कैटायन और एनायन से जब 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनता है तो उस टाइम जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको लैटिस एनर्जी कहते हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में, लैटिस एनर्जी है क्या, ठीक है ना बच्चों। तो ये लैटिस एनर्जी के बारे में है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा लैटिस एनर्जी, लैटिस एंथैल्पी होती क्या है ना। ये लैटिस एंथैल्पी होती है, लैटिस एनर्जी होती है, मेरे ख्याल से आपको ये बातें समझ में आई होंगी, लैटिस एनर्जी है क्या, ठीक है ना, ठीक है ना। अच्छा, तो लैटिस एनर्जी के बारे में अभी हम बात करेंगे, कुछ फैक्टर्स समझेंगे कि जिस पे लैटिस एनर्जी डिपेंड करती है ना, वो चीज पढ़ेंगे। बॉर्न हेबर साइकिल है, उसको एक साथ पढ़ेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं आपके आयनिक बॉन्ड बनाना। NaCl क्या आयनिक बॉन्ड है, NaCl आयनिक बॉन्ड है, और हमने देखा कि आयनिक बॉन्ड जब बनता है तो आयनिक बॉन्ड में कई तरीके की एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। पहला आयनेशन एंथैल्पी, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तीसरा लैटिस एनर्जी। अब ये तो आयनिक बॉन्ड आपका बन गया, प्रॉपर्टीज क्या है आयनिक बॉन्ड की, है ना। आयनिक बॉन्ड की क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसके बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड, ठीक है ना, आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहला आयनिक बॉन्ड की क्या प्रॉपर्टी है बच्चों, सबसे पहला फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट के बारे में बात करें। फिजिकल स्टेट, तो आयनिक बॉन्ड जो होते हैं कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। आयनिक बॉन्ड कैसे हैं, सॉलिड है। आप देखते हैं कि आयनिक बॉन्ड कैसे हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, है ना। भाई आयनिक बॉन्ड सॉलिड क्यों है, क्योंकि उनके बीच में क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। उनके बीच में क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। ठोस है, कठोर है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। बॉन्ड आपस में मतलब दो कैटायन और एनायन आपस में अच्छे से बॉन्ड बना रखा और इलेक्ट्रोस्टैटिक एकदम से ब्रेक नहीं होंगे, तो इस वजह से उनको क्या मिलती है, सॉलिड फॉर्म मिल जाती है। क्या मिल जाती है उनको, सॉलिड फॉर्म मिल जाती है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से समझ में आएगा कि फिजिकल स्टेट उनकी सॉलिड क्यों है, ठीक। चलो दूसरी बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट,
मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है दोनों को दोनों मतलब मेल्टिंग पॉइंट भी और बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा होता है, हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग, यानी बोला जाए कि आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों है, वही सेम रीजन कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने से क्या हो रहा है बच्चों, होने से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने से ये है कि Na प्लस और Cl नेगेटिव के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा है, एकदम से इजीली ब्रेक नहीं होती, इजीली ब्रेक नहीं होगी। ठीक है ना, एक इजीली ब्रेक नहीं होगी। और जब तक बॉन्ड टूटेगा नहीं, जब तक बॉन्ड टूटेगा नहीं, तो बॉन्ड नहीं टूटेगा तो जो कंपाउंड है वो कैसे मेल्ट होगा या कैसे बॉयल हो पाएगा, है ना। जब तक बॉन्ड टूटेगा नहीं तो कैसे मेल्ट होगा, कैसे बॉयल होगा, हो नहीं सकता। तो इसलिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या होता है, हाई होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। तीसरी बात करें इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में क्या होता है कि जो आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस और मोल्टन form but do not conduct electricity, do not conduct electricity in solid state, solid form, है ना। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो करते हैं लेकिन एक्वस और मोल्टन फॉर्म में करते हैं, है ना, आपके सॉलिड फॉर्म में नहीं करते। अब एक्वस और मोल्टन फॉर्म में क्यों करते हैं, पूछा जाता है कि आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी एक्वस और मोल्टन में ही करते हैं, सॉलिड में क्यों नहीं करते। तो एक्वस और मोल्टन में एक्वस और मोल्टन में क्या होता है कि जब एक्वस फॉर्म में आते हैं या मोल्टन फॉर्म में आते हैं, है ना, एक्वस में आए, ये हमने क्या किया, NaCl को पानी में मिलाया, NaCl को पानी में मिलाया। तो वाटर के पास क्या होती है बच्चों, एक प्रॉपर्टी होती है डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। वाटर के पास क्या होती है, डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है। तो डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी क्या करती है, डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी क्या करेगी, ये जो Na और Cl के बीच में बॉन्ड बना है, जो Na प्लस और Cl नेगेटिव के बीच में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी क्या कर देती है, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देती है, तोड़ देती है। जब बॉन्ड टूट गए तो बॉन्ड टूटने से क्या होता है, आयंस फ्री हो जाते हैं, Na प्लस अलग हो जाता है, Cl नेगेटिव अलग हो जाता है। तो हम बोलेंगे कि जो आयंस है फ्री हो जाते हैं। और आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है आपका फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज, और चार्ज क्या, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये तो रही किसी कंडक्टर में, लेकिन सॉल्यूशन में हमने बात की थी, सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होती है, विद द हेल्प ऑफ आयंस। आयंस अगर फ्री है तो आयंस मूव कर पा रहे हैं, फ्री है मूव कर पा रहे हैं, तो उसकी मदद से क्या होता है, जब आयंस फ्री है तो आयंस फ्री क्या कर पाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में मदद करेंगे। इसलिए एक्वस और मोल्टन फॉर्म में आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेते हैं, सॉलिड में नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि सॉलिड में उनके पास फ्री आयंस है नहीं, वह सॉलिड फॉर्म में उनके बीच में इतना ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि वो टूटेगा नहीं। जब तक वो टूटेगा नहीं तो आयंस फ्री नहीं हो पाएंगे, आयंस फ्री नहीं हो पाएंगे तो इधर उधर मूव कैसे करेंगे, और इधर उधर मूव नहीं कर पाएंगे तो कैसे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो आयनिक कंपाउंड
इलेक्ट्रिसिटी एक्वस और मोल्टन फॉर्म में करते हैं, सॉलिड फॉर्म में नहीं करते। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आई होगी, है ना, ये बात आपको समझ में आई होगी कि इसमें करते हैं इसमें नहीं करते, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। चौथा है सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी की बात करें, ठीक है ना, सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबिलिटी में क्या होता है, तो देखा गया कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन वाटर, आर सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में क्या है, सॉल्युबल है, बट इनसॉल्युबल इन, आपके वाटर में तो क्या है, आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, वाटर में आपके सॉल्युबल पाए, सॉल्युबल हो जाएंगे, वाटर में क्या हो जाएंगे, वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगे, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होंगे, है ना, इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल है, नॉन पोलर में मिलते घुलते नहीं, वाटर में तो वाटर के पास प्रॉपर्टी है कि उनके बीच के बॉन्ड को तोड़ना, घुल जाते हैं, लेकिन नॉन पोलर जिसमें कोई पोल्स ही नहीं है ना, तो पोल्स ही नहीं है, पोलैरिटी नहीं आएगी, कैसे उनके बीच के बॉन्ड को तोड़ेगा, और वो इनसॉल्युबल रहते हैं। तो ये सारी कहानी थी आयनिक बॉन्ड के ऊपर। तो इस तरीके से बच्चों आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। मैंने आपको बताया केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड किस तरीके के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक बॉन्ड। हम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना, जिसमें कि हमने देखा कि आयनिक बॉन्ड इस तरीके से होते हैं, है ना, होते क्या है, क्या क्या एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन उनमें होती है और क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज हुई, है ना। तो इस तरीके से आज हमने आयनिक बॉन्ड खत्म किया, है ना। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आएगा आयनिक बॉन्ड के बारे में, है ना। अगले भाग में हम आपके लिए कोवेलेंट बॉन्ड लेके आएंगे, उससे पहले लैटिस एनर्जी भी हमें बचता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।